नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई है रामी निरंजन देसाई। Rami Niranjan Desai has a big biodata, I would say a big profile. I am sure people have already seen her on a couple of other social media platforms. She's an anthropologist and theologian scholar, but she specializes, that is her current, which we are focusing on is she is specialist on Northeastern studies and Northeastern environment, culture, politics, geopolitics, rather. So her hold is on the northeastern India, where we have the seven sisters, as we say it, with lots of love and respect to our brothers and sisters there. Uh, a very warm welcome on the show, Rami. Namaskar, Gayatri. So nice to meet you on the show. जी जी. So Rami, we have been discussing कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी इसको बहुत उठाने की कोशिश की. There were other parties also who picked it up, but nobody has been trying to understand कि वहाँ पे प्रॉब्लम है क्या exactly. मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज इट बट नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एक होता है ना, प्रॉब्लम को उछालो उछालो, बट उसको सॉल्व मत करो. इसी ये जो अभी नॉर्थ ईस्ट का चल रहा है, उसके साथ साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं. एक तो बांग्लादेश एंड देन द म्यांमार. ना बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस है, अचानक से उनका एक दो चीजें हुई जिसने एक्चुअली मेरी अटेंशन कैप्चर की. आई थॉट कि यू कैन एक्सप्लेन दैट बेस्ट. मोहम्मद यूनिस अचानक से रोहिंग्यास के ऊपर बात करना चाहते हैं. यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट ही वांट्स अ मीटिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स जिससे रोहिंग्यास को सॉल्व किया जाए. पहला ये. और पैरेलली उन्होंने क्या किया, रेडिकल एलिमेंट्स, एक्सट्रीम रेडिकल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जिनका कहा जाता है कनेक्शन है मणिपुर में जो कुकीज हैं उनके साथ में. I think we'll start from there, and then we'll dive deeper into the topic today. We are trying to solve and understand the problem so that solutions can be suggested. Ji, Ravi. Gayatri, thank you. It's a very wide question. मतलब इस पे बहुत सारे facets हैं क्योंकि आपने पहले पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ and why is it being politicized and इसका क्या what is the basis of it. That itself is a very big question. And Bangladesh, of course, आजकल सबका अटेंशन बांग्लादेश पे है. regime change हुआ है. It's a new phase बांग्लादेश के लिए ही नहीं but इंडिया के लिए भी. So let me answer your first question if that's all right by you. The northeast region, अगर आप शुरू से देखेंगे, has been a geographical location जो हमारे मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, जैसे हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, हमारा जो मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस है उससे ऑलवेज थोड़ा हटके रहा है. एंड वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि ऐसा सेंस ऑफ एलियनेशन जो हम बोलते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों आया है. जब हम बड़े भी हो रहे थे, एंड आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी, नॉर्थ ईस्ट एक डाइवर्स और डिस्टेंट सॉर्ट ऑफ रीजन हमें लगता था. हमको लगता था बहुत दूर है, कल्चरली हमारे से अलग है, रेशियली हमारे से अलग है. एंड इसके वजह से बहुत एक हमारा जो होल नेशनलिज्म है उसके बीच में एक बड़ा फॉल्ट लाइन खड़ा हुआ क्योंकि इतना एलियनेटेड हम फील करते थे उनसे और वो हमारे से इतना एलियनेटेड फील करते थे. ये अगर बहुत सिंपली हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये एक बहुत वेरी बेसिक, सिंपल एंड फाउंडेशनल पॉइंट है कि द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक सेंस ऑफ एलियनेशन रहा था. सो देयरफॉर वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि ये एलियनेशन क्यों इतने टाइम तक रहा और कहाँ से शुरू हुआ. So, I won't go into the deep details of this, but to give you a snapshot on it, जब ब्रिटिश आए to the country, they won the Battle of Plassey in Bengal. उनकी नजर पड़ी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर. नॉर्थ ईस्ट नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच था, टिम्बर में बहुत रिच था, और आपको याद रखना पड़ेगा कि उस टाइम पे ये सब चीजें इनके लिए बहुत जरूरत थी क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहे थे अपना एम्पायर. और एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि ये सी फेयरर्स थे, इनकी मरीन पावर, इनका सी पावर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इनको शिप बिल्डिंग के लिए बहुत वुड की जरूरत होती थी. एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन वाज अबंडेंट विथ दैट काइंड ऑफ टिम्बर, एंड सो वाज म्यांमार. तो इनकी नजर इसके ऊपर पड़ी. नंबर 2, इनकी नजर इसके ऊपर पड़ी क्योंकि चाइना था. उस टाइम भी चाइना के साथ वेस्ट का राइवलरी था, चाहे आप उसे
you call it the war of tea, क्योंकि टी वो लोग मैन्युफैक्चर करते थे और यहाँ they wanted to counter it. या तो जियो स्ट्रेटेजिक इनका जो पोजिशनिंग था चाइना का, द ब्रिटिश वर द वेस्ट वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड कि इनको हम कैसे काउंटर करें, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इनकी नजर पड़ी और ये नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। एंड ऑब्वियसली वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जैसे मणिपुर के राजा थे, आसाम के राजा थे, इंटरनल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उनने ब्रिटिश की मदद ली कि हमारा आके आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करो। अब दिस इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, आई डोंट नीड टू टेल यू, यू ऑलरेडी नो दिस कि वंस द ब्रिटिश वुड कम इन, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ होल्ड उनका उस एरिया में हो जाता था, मगर इनने कभी इतना मैसिव ट्राइबल पॉपुलेशन कभी नहीं इनकाउंटर किया था। एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आर्काइवल रिसर्च करती हूँ तो उसमें मेरे को चिट्ठियाँ मिली हैं, जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, उनने गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को चिट्ठी भी लिखी है कहते हुए भाई हम इंडिया के साथ गलती कर रहे हैं, हम जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम अपर कास्ट लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेर एज हम नॉर्थ ईस्ट आए, नॉर्थ ईस्ट में तो सब दे ऑल बारबेरिक, दे सैवेज, ये वर्ड्स थे, इनके कोई इक्विवेलेंट वर्ड्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मगर दीज वर द वर्ड्स दैट दे हैड, दे वर पेगन्स, दे वर बारबेरिक, दे वर सैवेजेस, दे आर एनिमिस्टिक इन नेचर, इनका भगवान नहीं है, इनका सिविलाइजेशन नहीं है, डेवलप नहीं है, हम इनको कन्वर्ट करते हैं ताकि we can give them civilization. Civilization was a broader mask to encounter the people of the Northeast. तो ये लोग ऐसे policies लाए Northeast में, once they started governing, उस time पे it used to be Assam, when they started governing the larger areas of the Northeast, ये लोग ऐसे policies लाए जिनने ट्राइबल कम्युनिटीज को रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज के साथ सेग्रीगेट किया, एंड ये पॉलिसी डिसीजंस थे। सो बाय लॉ डेवलपमेंट अनइक्वल हुआ, क्योंकि उनने कहा देखो भाई जब इनने ट्राइबल्स को इनकाउंटर किया ये इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज ट्राइबल्स आर बाय नेचर वेरी इंडिपेंडेंट वॉरियर ग्रुप्स होते हैं, तो उनने कहा इनको हमें क्रिश्चियनिटी देना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी ऐसे देना पड़ेगा कि हमें इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये मैं बड़े सिंपलिस्टिक वे से आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। एंड जब इन्हें आइसोलेट किया, डिवाइड किया ट्राइबल पॉपुलेशंस जहाँ रहते थे टू अदर पॉपुलेशंस, तब अनइक्वल डेवलपमेंट भी हुआ, बिकॉज इनने डेवलपमेंट वो जगहों में एक्सटेंड नहीं किया। एंड क्योंकि इन लोगों ने उन जगहों पे डेवलपमेंट नहीं एक्सटेंड किया, ज्यादातर इट वाज मोर रिलीजियस एजुकेशन जो जा रहा था, और वो था मिशनरी रिलीजियस एजुकेशन। सो आप देखोगे कि द फास्टेस्ट कन्वर्जन ऑफ अ रीजन इन इंडिया हैज बीन द नॉर्थ ईस्ट। वो अलग बात है कि मेजॉरिटी कन्वर्जन, ये भी मैं पॉइंट करूं आपको, मेजॉरिटी कन्वर्जन 1947 के बाद हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट किया, नहीं, majority conversion was happened post 1947, उसके अलग reasons है, मगर the missionaries had entered and they were doing their work, and ये जो policy bifurcations थे, इनने हमें इनसे जुड़ने नहीं दिया और उनको हमारे से जुड़ने नहीं दिया, तो एक sense of alienation, एक fault line पैदा हुआ, और ये कहते गए कि भाई आप अलग हो, आप सनातन धर्म के, you're not a part of that, you're not a part of Hinduism, you're not a part of भारत, you're not a part of इंडिया, आप अलग हो क्योंकि आपका आप ट्राइबल्स हो। अब अगर आप देखोगे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, या तो हमारे कोई भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, एंशिएंट बुक्स में, अगर आप देखोगे ना, गॉन थ्रू क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, आपको कॉन्वर्सेशनली जब आप देखोगे ट्राइबल्स कैसे एसोसिएट होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज, आपको पता चलेगा दैट वो एक लेमैन्स वर्ड में एसोसिएट होते हैं, कोई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे एंशिएंट बुक्स में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो दे वर जस्ट लाइक अस, दे वर उतने ही इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी जितने हम थे या कोई और था, उनका स्टेक होल्डिंग उतना ही था, और उनका रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी भी इक्वल था। सो जैसे ऋग्वेदा में कहा गया, जब हम ये पंचायत के बारे में बात करते हैं, हाँ, कहा गया पंचायत में चार सेक्शंस जो है वो तो हमारे 4 वर्ण के हिसाब से है। पंच जो है, द 5th पार्ट ऑफ द पंचायत इज अ ट्राइबल,
उसको हम अपने भाषा में, एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गायत्री ये कि हम सब कुछ लिखते पढ़ते इंग्लिश में हैं, देयरफॉर सोचते इंग्लिश में। तो काफ़ी चीज़ों का इक्विवेलेंस नहीं होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अ, हिंदी में या संस्कृत में जनजाति बोला जाएगा, ट्राइबल जैसा वर्ड ही नहीं है। और जो वर्शिप मेथड्स हैं, एनिमिज़्म जो हम आज बोलते हैं, वो तो हमारी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, क्योंकि वी रिस्पेक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये हमारे लिए नेचुरल है। दैट्स इवन व्हाई पेगनिज्म, सॉरी जो आप वेस्ट में दे से पेगनिज्म। एग्ज़ैक्टली। अब पेगनिज़्म भी जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, बिकॉज़ काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। पेगनिज़्म समझने के लिए आपको एंशिएंट पेगन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपको समझ आएगा वो अपने बारे में क्या सोचते थे। मगर पेगन लिटरेचर का ये हुआ, एंड लेट मी जस्ट टेक 2 मिनट्स इफ यू अलाउ मी गायत्री, बिकॉज़ दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेगन लिटरेचर का ये प्रॉब्लम हुआ कि पेगन्स जब अर्ली क्रिश्चियंस राइज़ हो रहे थे रोमन एम्पायर में, एंड व्हेन दे फाइनली गॉट पावर, दे बर्न्ट ऑल द पेगन लिटरेचर। तो हमें जो पेगन लिटरेचर पढ़ने को मिलता है, वो जो अर्ली अपोलोजिस्ट, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे, जो उनने रिस्पॉन्स लिखा था पेगन स्क्रिप्चर्स के ऊपर या पेगन फिलॉसफी के ऊपर, जो उन्होंने रिस्पॉन्स लिखा था, उसके एक्सर्प्ट्स हैं। तो हमारे पास एक्चुअली फुल बुक्स या रीडिंग मटेरियल पेगनिज्म के ऊपर नहीं है, वो हमें क्रिश्चियन अर्ली अपोलोजिस्ट की किताबों से मिलता है। सो फॉर एग्जांपल सेल्सियस वाज अ पेगन राइटर। जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे, उनने किताब लिखी थी कॉल्ड कॉन्ट्रा सेल्सर, रिस्पॉन्डिंग टू सेल्सियस। तो रिस्पॉन्डिंग टू सेल्सियस में जो एक्सर्प्ट्स हैं सेल्सियस के, उस उससे हमें पता चलता है कि पेगनिज्म क्या था। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, इसको हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2-3 फैसेट्स हैं। हम गलती से समझते हैं हिंदूज़ पेगन्स हैं, हिंदूज़ पेगन्स नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है कि सेल्सियस खुद बोलता है अपनी किताब में दैट द रियल स्पिरिचुअलिटी एंड रिलिजन लाइज़ विद द इंडियंस एंड द असीरियंस। अगर पेगन कह रहा है कि रियल रिलिजन लाइज़ विद द इंडियंस एंड द असीरियंस, मतलब वो तो अपने आप को अलग ही मान रहा है। नंबर 2, हर्बर्ट होप रिजली है, जो आप जानते होंगे। रिजली वाज द एशियाटिक सोसाइटी के हेड थे, एथनोग्राफर थे। उनने सेंसस, पहला सेंसस इंडिया में बनाया था। उनने खुद अपनी बड़ी, उनकी एक डेफिनेटिव बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत लोग समझते हैं दैट पेगन्स आर लाइक हिंदूज, एंड जैसे हमने पेगन्स को कन्वर्ट किया था, हम हिंदूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिस इज अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेइंग दिस, एंड एन एथनोग्राफर एट दैट। तो उसकी कुछ तो समझ होएगी, वेदर वी लाइक व्हाट ही डिड और वी डिडंट। मगर कई चीजों में एक इन डेप्थ व्यू है। तो उसने कहा हम वी कैन नॉट इक्वेट द टू, क्योंकि पेगन वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे डिडंट हैव स्क्रिप्चर्स। उनके पास कोई ऐसी किताबें नहीं थी जो उनको एक सेंस ऑफ मोरालिटी दे, या idea of how society should be, yeah, worship methods or things like that. Pagans didn't have that. Hindus have that. And उसने उस किताब में लिखा है कि ये मेजर डिफरेंस है, क्योंकि आप किसी भी गरीब फार्मर के पास भी चले जाए, वो फार्मर भी आपको बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझा पाएगा लाइफ और डेथ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वो इंडिया में ही हो सकता है, क्योंकि हिंदुइज्म इज सच ए डीप स्क्रिप्चरली बेस्ड uh, form of spirituality religion, and it permeates into society. Paganism में कभी ऐसा नहीं था, कोई scriptures नहीं थे। जैसे रोमन एम्पायर बढ़ती गई, वैसे जो लोकल ट्रेडिशंस थे वो अब्सॉर्ब करते गए। whereas अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज को देखो, उनको पेगन आप नहीं बुला सकते हो, बिकॉज काफी, एंड अगेन दिस इज द वर्क ऑफ एन एथनोग्राफर। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, काफी आपको ट्राइब्स मिलेंगे जो नाम कुछ और देंगे, मगर उनके देवी देवता है शिव भगवान, रुक्मिणी देवी, हिडिंबा, वल्ली। there's a tribe in Assam जिनने वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत लिखा है, क्योंकि वो सोचते हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ वल्ली। तो ये डिफरेंस ये है कि हम अपने आप को एक फॉरेन एलियन लेंस से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी हो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो, ये सब सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स इंडिया में तो नहीं बने थे। ये दे वर मेड इन द फॉरेन वर्ल्ड। सो आप इफ अ ब्रिटिश पर्सन comes and studies you, he's studying it from the lens of the other, एक दूसरे आदमी के लेंस से वो आपको पढ़ रहा है। तो उसके थियोरीज, उसके फ्रेमवर्क्स,
उसका जो सब्जेक्ट है कि लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द अदर है। वेयर जो सब्जेक्ट होना चाहिए गायत्री, वो होना चाहिए फ्रॉम माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडियन सोसाइटी ट्राइबल को कैसे देखती है। मगर हमने तो अपने सब्जेक्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में हमने तो कभी कुछ बदला ही नहीं। तो अभी भी, आज के दिन तक भी, हम जो सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, रिलीजन को पढ़ रहे हैं, वो हम ब्रिटिश क्रिश्चियन लेंस से पढ़ रहे हैं। ये हमारा एकेडेमिया है। तो ये सब मिला के गायत्री, ऑफ कोर्स वी कैन गो मोर इनटू डेप्थ इन दिस, मगर ये सब मिला के इज द रीजन दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन एक बड़ा हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी साइकोलॉजी में एलियन रहा है। हम अपने लोगों को ही रिस्पेक्ट करना भूल गए और वो हमें रिस्पेक्ट करना भूल गए। हमारी जो यूनिकनेस है, डाइवर्सिटी है, इंडियंस के लिए इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज इतना पुराना सिविलाइजेशन है दैट वी आर यूज्ड टू एक्सेप्टिंग many different forms of worship, spirituality, living, lifestyle. हम कभी किसी को एक अदर के पॉइंट से नहीं देखते हैं। मगर क्योंकि ये सब चेंजेस आ गए, तो एक फॉल्ट लाइन पैदा हुआ। वो फॉल्ट लाइन पोस्ट 1947 गायत्री वाज मैनिपुलेटेड, वाज इग्नोर्ड। जवाहरलाल नेहरू जी के जो ट्राइबल अफेयर्स एडवाइजर थे, वो एक मिशनरी थे, वेरियर एल्विन, जो अंग्रेज थे। यू नो, वी डिडंट हैव एनी इंटरनल पर्सन एडवाइजिंग हिम। तो ऐसे करके हमारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी वैसी बनी। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे, कई जगह आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको एज एन इंडियन सिटीजन परमिट लेना पड़ेगा एंटर करने को, क्योंकि ये अभी तक हम ब्रिटिश पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द एलियनेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी सी टुडे एंड वी हैव सीन पोस्ट इंडिपेंडेंस। इज This is the foundation of it. Now, coming to your second question, which was about Bangladesh. देखिए, हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस है। आपको पता ही है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स है, म्यांमार के साथ बॉर्डर्स है, चाइना के साथ बॉर्डर्स है। वो बॉर्डर्स कभी फुली फिजिकली मैन नहीं हो सकते हैं। अब बांग्लादेश में जो हुआ है, जो रिजीम चेंज है, जो भी ये रीजन को ऑब्जर्व करता है, लाइक समबडी लाइक मी, हमको 1-1.5 साल पहले ही पता चल गया था दैट बहुत अनस्टेबल होने वाला है। इतना ये ऑब्वियसली नोबडी कुड गेस कि इतने जल्दी शेख हसीना रिजीम चेंज होएगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन था कि ये इलेक्शन वो जीतेंगी कि नहीं, मगर एक बार ही जीत गई। काफी हम लोगों को वी थॉट दैट एटलीस्ट 2-3 साल तो चलेगी, या तो एटलीस्ट ईयर एंड हाफ। ये जो रिजीम चेंज हुआ है, ये बहुत सडनली हुआ है, जल्दी हुआ है। मगर अगर आप 1 साल पहले भी यू स्टार्ट रीडिंग द रिपोर्ट्स, आपको दिखाई देगा दैट देयर वाज अ स्ट्रगल। रेडिकलाइजेशन थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, यूएस इन्वॉल्वमेंट थोड़ा वाज अननेचुरल। मतलब हमने कई और जगहों में भी देखा है वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट, मगर ये काफी ब्लेटेंट होते जा रहा था। आपको याद होएगा गायत्री दैट जब इलेक्शंस पे शेख हसीना जा रही थी, तो यूएस एम्बेसी ने वहां ऑब्जर्वर बिठाए थे टू ऑब्जर्व द इलेक्शंस। ऐसे स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिए थे कि the statements that the US had given, saying that the election should be free and fair. मतलब वो ऑलरेडी ग्राउंड ले कर रहे थे कि शेख हसीना के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। उनने रैपिड एक्शन बटालियन है। रैपिड एक्शन बटालियन इज वन ऑफ द elite paramilitary forces in Bangladesh, and they have been known to play a very important role in counter insurgency or counter terrorism activities. आरएबी को इनने सैंक्शन कर दिया था वेस्ट ने। तो आरएबी की जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, या एक एक नाम लेके उनने सैंक्शन कर दिया था। वो ना तो यूएस या कोई और वेस्टर्न कंट्री ट्रैवल कर पाते। प्लस सैंक्शन होना मतलब आपका नाम एक सस्पिशियस मोड में आ गया है, तो इट्स अ वेरी डिबिलिटेटिंग थिंग। वो भी आप किसी देश के पैरामिलिट्री फोर्स को कर रहे हो। जैसे अगर हम जाके यूएस के सीआईए को सैंक्शन करते, दिस इज अ वेरी बिग डिप्लोमैटिक ब्लंडर इन माय ओपिनियन। मगर उनने किया ये। उनने काफी जो वहाँ यूएस एम्बेसडर थे, उन्हें काफी कमेंट्स भी दिए ऑन द इंटरनल फंक्शनिंग। वो काफी ऐसे लोगों से मिले हु वर इन ऑपोजिशन टू शेख हसीना। तो ये सब हमें बता रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमको ये भी पता है साथ ही साथ गायत्री की, एंड आई एम श्योर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कि यूएस का एक स्टेक होल्डिंग म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट में भी है। You and me have discussed this.
एंड इसका एक कनेक्शन बांग्लादेश से बनता है, जो लाइक आई सेड हम बाद में बात करेंगे, मगर बिकॉज यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहां भी था, हमको ये भी पता चला कि यूएस हैड इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, चाहे वो सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में हो, जिसको 3 महीने पहले किसी को नहीं पता था ये सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है, मगर अब सबको पता है सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है, बट दे हैड एन इंटरेस्ट देयर। उस टाइम पे भी लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, यूएस के 600 बेसेस है, एक और बेस होएगा, मगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप ज्योग्राफिकली देखें इस एरिया को, सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है, चिटागोंग हिल ट्रैक्स कहाँ है, you start putting two and two together, क्योंकि यूएस बेस तो है ऑब्वियसली, मतलब दैट्स व्हाट दे वांट सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ। चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भी काफी ऐसे पॉपुलेशंस हैं जो कंटिग्यूअस हैं म्यांमार से, and a lot of these populations are also being converted, have been converted and will continue to be converted just like in Myanmar. So इससे एक थोड़ा हमें नर्वसनेस होना चालू हुआ कि एक बड़ा ग्रैंडर डिजाइन है, जो बाद में शेख हसीना ने कहा कि I was met by a white man from the West who wanted to carve out a Christian country from parts of India, parts of Bangladesh, Myanmar, and a third country. तीसरा country तो India ही हो सकता है. There's no two doubts about it. And that became a major pointer. And that also became a point of aggression of Sheikh Hasina towards the West. क्योंकि उसने खुलेआम में बोल दिया. This is a very, very big thing to say openly. जैसे ही उसने बोला, these guys got activated. And हमको ये पता है कि मोहम्मद यूनुस जो है, with all due respect to him, because now he leads the country and diplomacy demands of us to give him certain amount of due respect as being the leader of a neighborhood country. But the fact remains that हमको ये भी पता है कि बहुत वेस्ट से लॉबी हुआ था उनको अपना नोबेल प्राइज जीतने में. There was a lot of West support that he got. Same Western country, there are allegations that the entire interim government was made by the West. Mohammed Yunus, people have said, is a plant of the West. So ऐसे काफी allegations लगे हैं. Now you will also notice when you talk about the Rohingyas, you will also notice that the Rohingyas has been an issue that the West has been picking up. Bangladesh has never been in favor. India has never been in favor. Myanmar has never been in favor. Now the reason these countries have not been in favor, Gayatri, is because जहाँ ये रहे हैं, ये एक problematic community है, इसमें कोई गौराई नहीं है. इससे हम इसको हाइड कर सकते हैं, ना तो इसके ऊपर डिबेट करना चाहिए, because this is a fact. म्यांमार से इनको निकाला गया था बिकॉज इंटरनली बहुत ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे थे. मेंसेक एक मैसेकर हुआ था जिसमें इनने हिंदू वुमेन एंड चिल्ड्रन को मैसेकर करके मास बरियल किया था. तो कंप्लीट गांव जला दिए थे और इन्हें पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन को अटैक किया था. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, there were 99 bodies of women and children that were found in the mass burial ground. वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं, उनको अब राखाइन स्टेट बोलते हैं, मगर पहले आराकान बोलते थे. सो आराकान बुद्धिस्ट जो हैं वो काफी मिलिटेंट इन नेचर है. मिलिटेंट माने कि दे कैन टेक फिजिकल फोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो वो बहुत अपसेट हो गए थे एंड दे लॉन्च्ड एन अटैक अगेंस्ट द रोहिंग्यास. इसलिए रोहिंग्यास का एक देयर वाज अ माइग्रेशन टू बांग्लादेश. अब बांग्लादेश में जैसे आपको पता है कॉक्सेस बाजार में तो बैठे हुए हैं ये, मगर ये एक बफर जोन में भी बैठे हुए हैं, टॉम्ब्रू बॉर्डर में भी बैठे हुए हैं, विच इज लाइक काइंड ऑफ नो मैन्स लैंड. नेगोशिएशंस बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में हुए हैं. म्यांमार ने कहा है हम लेने को वापस तैयार हैं, मगर ये लेने को वापस जाने को तैयार नहीं है. They want to sit here. हमको इतना तक पता है गायत्री, एंड आई डोंट नो हम रोहिंग्यास के इंटेंशंस के ऊपर क्यों डिबेट करते हैं, बिकॉज बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग जम्मू एंड कश्मीर तक भी पहुंच गए हैं. जम्मू कश्मीर में लोकल गर्ल्स के साथ दे आर इंटरमैरिंग, जो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है क्योंकि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल लैंड that is only for people who are residents of these areas. तो उनके ऊपर इनका influence आ रहा है. That means it's almost like a little bit, not exactly, but a little bit like land jihad. वो भी हो रहा है वहाँ. हमको ये भी पता है कि
उनका नाम क्या था, मेरे को उनका नाम आएगा, एलईटी के ऑपरेटिव थे, मेजर ऑपरेटिव, वो टुंडा, टुंडा वाज द बॉम्ब मेकिंग एक्सपर्ट जो इंडिया में पकड़े गए थे, और उनने कहा था कि मेरा जॉब वाज कि रोहिंग्यास को मैं बॉम्ब मेकिंग टेक्निक्स में ट्रेन करूं विद द प्रॉमिस दैट दे विल ओनली यूज इट अगेंस्ट इंडिया। एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी है गायत्री इसमें, जो है कि एक जो हमारे पहले आईबी चीफ थे, उनने एक चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल को उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे आपको जैसे पता है कि आईएसआई हमारे, ऑब्वियसली दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान, तो आईएसआई का बहुत इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में, एंड हमारे अगेंस्ट बहुत अटैक्स लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि इनका आइडिया था, पाकिस्तान का आइडिया था कि त्रिपुरा भी इनका एक हिस्सा बन जाए। तो दे वर ट्रेनिंग द रोहिंग्यास, जिनको उस टाइम पे अराकान मुस्लिम्स कहते थे, क्योंकि वो उस रीजन से आते थे। तो उनने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी हैव सॉलिड intelligence inputs that Arakan Muslims are being trained to launch an attack and be prepared to launch an attack on India as and when need be. तो इनका historical foundation भी है, which is anti-India. इनका एक larger problem भी है, which is अभी तक ये लोग ये कर रहे हैं to add to this, अब रोहिंग्यास बहुत ड्रग ट्रैफिकिंग करना चालू किया है इनने, क्योंकि जो लोकल मिलिशियाज म्यांमार में है वो दे यूज रोहिंग्यास टू ट्रैफिक मेजॉरिटी। और इतना बड़ा ये इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं, इतना बड़ा ये इशू है कि इतना ये लोग मेटाफेटामीन्स जो केमिकल ड्रग्स होते हैं, इतना ये बांग्लादेश में ट्रैफिक कर रहे थे दैट बांग्लादेश हैड टू टेक आउट अ लॉ which gave death penalty to anybody caught trafficking into Bangladesh. किसी भी कंट्री को ऐसा एक लॉ इनैक्ट करना जिसमें डेथ पेनल्टी मिले फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब आप समझे कि ये कितना बड़ा एक इशू है। एंड जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव गायत्री, Myanmar has become the biggest drug, not just synthetic but also opiate producing country in the world after the Taliban took over Afghanistan. तो सब इस साइड शिफ्ट हो गया। मेटाफेटामीन्स की जब हम बात करते हैं, 6 billion pills of synthetic drugs are produced in Myanmar, 6 billion. तो आप सोचो कि ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, and it became it was of giant proportions, the problem of drug trafficking into Bangladesh, that they had to enact this law. Now, ये सब समझते हुए, any rational person will ask themselves this one question, right? कि why is Yunus taking up the cause of the Rohingyas? क्योंकि उनके भी कंट्री को इम्पैक्ट हुआ है, राइट? नाउ द रीजन इज, और ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा है गायत्री, दिस वाज टाइम्स इंडिया टुडे में, आरसा के ऊपर, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, और ये मैंने आर्टिकल लिखा था about 6-8 months or a year ago, I think I'd written, saying that म्यांमार का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जब हम फॉलो करते हैं, हर ग्रुप दिखाई देता है, आरसा नहीं दिखाई देता है। आरसा क्यों इतना क्वाइट है? एंड मेरा कंक्लूजन उसमें था कि ये लोग क्योंकि बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार और टोम्ब्रू बॉर्डर में बस गए हैं, एंड दे आर रिफ्यूजिंग टू गो बैक टू म्यांमार, देयर इज अ, I feel that there is a certainty that there will be a demand for territory. रोहिंग्यास के पास अभी टेरिटरी नहीं है। There will be a demand for territory and that will be backed by the West, क्योंकि वेस्ट को ऑलवेज लगता है गायत्री कि वो रेडिकल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अफगानिस्तान बॉर्डर में देखा है, हमने इराक में देखा है, हमने अफगानिस्तान में देखा है। They are never able to control radical forces, but they always feel that they can. And this is West-backed propaganda, जहां उन्हें रोहिंग्यास को ऐसा टॉर्चर्ड कम्युनिटी बताया है, स्टेटलेस कम्युनिटी बताया। तो आप किसी भी कम्युनिटी को, द वेस्ट calls them stateless, अगर आप उन्हें स्टेटलेस बताओ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? That we must give them a state. That is what this debate, in my opinion, and my very humble opinion, don't believe me if you don't want to, but this is just my analysis, is that's what they're going to come for. So what Yunus has done, as you correctly pointed out, going and speaking to these leaders and, raising, has told us a couple of things. One, West is running the agenda. Number two, Mohammed Yunus's priority is not their fledgling economy.
his priority clearly is appeasing the West or taking up causes which um, support the West's agenda. क्योंकि रोहिंग्यास मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइनॉरिटीज पे अटैक चल रहा है, आपके रेडिकल एलिमेंट्स आर टेकिंग ओवर. जो दो स्टूडेंट्स को भी उनने कहा है कि ये स्टूडेंट लीडर्स हैं, दे ऑल्सो come, I believe, from a background of, being hardliners. So, you know, all these problems coming up, what are you doing? You're raising the issue of the Rohingyas because the West gets excited about it. This is a very, very dangerous precedent. Number three, what else have you done? Apart from the Rohingyas, you have released some very, very non these are not elements that you would want walking around free in any country. So you have gone and released 28 members of a fairly newly formed militant group called Jamaatul Ansar Fil Hindal Sharkia, something like that. And they say that they have received training from the armed Kuki Chin groups. So the Chin National Front is a very major Chin group in Myanmar, and they are fully armed. They know how to operate in these areas, and they are a full blue-blooded militia group. So उनने एक तो उनको रिलीज कर दिया जब उनको पता है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भी इनके जो चिन के जो कजन कम्युनिटीज है बॉम्बोज करके, उनका भी एक चिटागोंग हिल ट्रैक्स में एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है. आप इनको क्यों रिलीज करोगे जब सेम कजन ट्राइब्स का आपके ही देश के अंदर एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप आपका चल रहा है, गवर्नमेंट का चल रहा है उनके साथ. इनको I think they were arrested in 22, 23. So, they've been released. अब ये KNF जो बॉम्ब्स जिनको इनने 28 members जिनको इनने रिलीज किया है, they also are armed. इनकी जो ग्रुप है, they are also within the side of Bangladesh, they are armed. So जब रैपिड एक्शन बटालियन शेख हसीना जब पावर में थी, they had launched an operation in Chittagong Hill Tracks. तो क्योंकि शेख हसीना ने इनको अरेस्ट करवाया था, अब ये लोग इनको रिलीज कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ अ कंट्री कैन लुक टूवर्ड्स अ मोर पीसफुल फ्यूचर जब ऐसा पॉलिटिकल स्कॉर्स सेटलिंग होता है और जब ऐसा इंटरनेशनल अपीजमेंट के लिए आप डिसीजंस लेते हो which is against your country. Number two, government under UNIS has also freed Rahmani. Rahmani is the chief of ABT. ABT is Ansarullah Bangla team, ये Al-Qaeda से affiliated एक organization है. So, this is very concerning for India. क्योंकि ABT, again, there's no two ways about it, is a terrorist group. Jihadi networks, typically of these groups working, at least हमारे neighborhood में, ये jihadi networks, their primary motive is to connect jihadi networks and sleeper cells जहाँ हैं उनको motivate करना. So this is a very, very dire situation if you look at it from the point of view of security. ये लोग ये ABT में दो और टेररिस्ट हैं, एक बाहर मियाँ करके और एक another guy. ये लोग गुवाहाटी में अरेस्ट हुए थे. So ABT का ऐसा कनेक्शन है across the border in India and obviously in Bangladesh. Therefore, it makes it very, very, it puts us in a very precarious situation that इनको release किया जा रहा है. Pakistan based Lashkar-e-Taiba also ने ABT के साथ पार्टनर किया है. So ये जो टेररिस्ट अटैक्स जो पहले भी होते थे ना, गायत्री नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, आपको पता है अभी के टाइम पे जो हम देख रहे हैं 74% रिडक्शन इन इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स है सिंस 2016. मगर उसके पहले जितना इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में होता था वो कम ही आपको कहीं और देखने को मिलता है. रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट इज अ रीजन. It's not like Jammu and Kashmir, just one state. It has many states. So, all of these things have become very, very difficult for us to digest as civilians because
हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है एज ऑब्जर्वर्स ऑफ दिस रीजन कि बांग्लादेश के साथ हमारे इतने बढ़िया रिलेशंस थे, इंसर्जेंसी भी जो 74% रिडक्शन हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि शेख हसीना रियली हेल्प्ड अस। जब जब से वो आई थी इन पावर, शी स्टार्टेड अरेस्टिंग एंड क्रैकिंग डाउन ऑन द कैंप्स जो बांग्लादेश के साइड में फ्रीली ऑपरेट कर रहे थे और आईएसआई वाले उनको सपोर्ट करते थे। सो ट्रेनिंग बांग्लादेश में होती थी, सेफ हेवन्स बांग्लादेश में होते थे, आर्म्स एम्यूनेशन वहीं से मिलते थे। जब शेख हसीना जी आई तब उनने ये इसके ऊपर क्रैकडाउन किया था। तो आप देखोगे प्लेसेस लाइक त्रिपुरा एंड ऑल, जब बहुत इंसर्जेंसी होती थी, एनएलएफटी करके वहाँ एक ग्रुप होता था, बांग्लादेश से ऑपरेट करता था। नाउ अगर आप इन सबको रिलीज कर रहे हो, जो सिक्योरिटी सिचुएशन आपके देश में होगी, हमारे देश में होगी, वो तो अलग बात है। मगर जो रिलेशनशिप बना बनाया बढ़िया रिलेशनशिप है, उसमें आप एक दरार पैदा कर रहे हो और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे आप जबरदस्ती कर रहे हो या तो किसी के कहने पे कर रहे हो। एंड इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता है किसी भी पार्टी का। आप सही कह रहे हो, इसमें किसी का भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। मैं आपको लेकर आऊंगी म्यांमार की साइड पे। म्यांमार की साइड पे एक डेवलपमेंट और चल रही है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जुंता इज लूजिंग द वॉर, इवन दो जुंता गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, बट ये धीरे धीरे हार रहे हैं। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट से एसोसिएटेड एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दिस इज आई वुड से द प्रोटोकॉल, जिन्होंने इनवाइट जनता ऑपोजिशन को, जो वहाँ की ऑपोजिशन है बेसिकली, जैसे भारत में बीजेपी की ऑपोजिशन कांग्रेस को हमेशा न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में इनविटेशन आता है, वैसे ही पहली बार गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया जुंता ऑपोजिशन को। जो जुंता वहां पर लूज कर रही है कंट्रोल म्यांमार में, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा, स्पेशली मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कुकीज म्यांमार ही भाग के जाते हैं, उनको ट्रेनिंग ज्यादातर वहीं से मिलती है, वेपन्स भी वहीं मिल रहे हैं। तो ये वाला सिनेरियो कैसे रोल आउट होगा अभी आने वाले समय में, क्या दिखता है? सो म्यांमार को समझने के लिए वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम द बाइनरी कि हुंटा हार रही है कि एनयूजी जीत रही है, क्योंकि अभी भी हुंटा के पास ज्योग्राफिकली स्मॉलर एरिया है, मगर पॉपुलेशन वाइज दे कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जहाँ मिलिशियाज कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है, वहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ना। म्यांमार को समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इज देयर दिस कॉन्फ्लिक्ट। म्यांमार में बहुत सारे एथनिक ट्राइब्स हैं, अलग अलग, जैसे चिन अपने आप को अराकान से अलग मानते हैं। अगर आप नॉर्दर्न म्यांमार में जाइए जो जिसका बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है, आप देखेंगे कि वहाँ हान डिसेंडेंट्स बहुत है, मतलब पीपल ऑफ हान एंसेस्ट्री विच इज चाइनीज। शान स्टेट आप देखिए, कोकांग रीजन आप देखिए, ये फुली चाइनीज एंसेस्ट्री से पॉपुलेटेड है। देन आप साइगांग में जाइए, वहाँ अलग एथनिसिटीज हैं, सो बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटीज हैं अक्रॉस म्यांमार। नाउ द मेजॉरिटी एथनिसिटी कम्युनिटी इज द बमार्स, जिनको बहुत सपोर्ट मिलता है। हुंटा दे गिव हुंटा द सपोर्ट, वो मैंडले इन एरियाज में, सेंट्रल एरियाज में वो सिचुएटेड है। तो ये एंड दे आर यूजुअली बिकॉज दे आर इन द सिटीज, उनका एक डिफरेंट इकोनॉमिक difference भी है। So Bamars are in the center, juntas controlling these areas. The other areas are not controlled by one group. The other areas are controlled by different ethnic groups. Now over and above that, NUG जो है, जिसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, वो एक disparate, like it's a group that says that we are for democracy, but उनका एम्बिशन है कि ये जितने अलग एथनिक ग्रुप्स हैं उनको हम एक अम्ब्रेला के अंडर लाए ताकि हम हुंटा को काउंटर कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट म्यांमार में जो भी आपको लगता है सिंपल है, वो सिंपल नहीं है, बिकॉज इतने सारे लेयर्स होते हैं। नाउ वन ऑफ द लेयर्स इज दैट NUG's ऑफिस इज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस in Washington DC, in White House in Washington DC। कौन से ग्रुप को कंट्रोल कर रही है? NUG नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, जो प्रो डेमोक्रेसी है, जो एंटी हुंटा है, it wants to control all the militia groups,
right? Now the militia groups are of different ethnicities, but it wants to create a democratic umbrella जिसके अंदर ये सब groups हो, Chin हो, Tang हो, जितने भी militia groups हैं, Arakans हो, so National Unity Government wants to form an umbrella which has all these militias under it and counter junta. However, the National Unity Government का office है Washington DC में, only a couple of blocks away from the White House. They have a greater agenda of getting Western support to fight the junta. Junta nationalistic है, military है, obviously democratically वो election तो नहीं जीती है. It's a takeover. So that is the major problem, that we want a democratic government. मगर democratic government भी अगर आप history में जाइए Myanmar के, it's never quite functioned the way it has, because the constitution called for some amount of federalism. कि states को certain amount of autonomy मिले. जब Aung San Suu Kyi भी आई थी, who was hailed as by the West as the liberator of Myanmar from military dictatorship, वो भी constitution में जो constitution में जो provisions हैं for autonomy, वो भी नहीं दे पाई थी या देना नहीं चाहती थी to all these militia groups, or to all the states. Let's call them, the states that there are in Myanmar. So she could not give them autonomy. Rohingyas का आप देखिए, ये रोहिंग्या के ऊपर जो अटैक्स हुआ था, जो एक्सोडस हुआ था, वो Aung San Suu Kyi के टाइम पे हुआ था. So Myanmar per se has always been at some level of conflict क्योंकि इतने disparate groups हैं वहाँ. And वो disparate groups again feel that हमारे जो sensibilities हैं, हमारे जो demands हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं क्योंकि the Bamars control it, the junta controls it. हमारा हमारे what we want in terms of economic provisions, developmental provisions, equal status in society, we don't have any of that. ऐसे करके उनके बहुत सारे grievances हैं. Now here is food for thought कि आप हुंटा को हरा दो. हुंटा ने तो एक्चुअली वैसे भी कहा हुआ है कि अक्टूबर तक वो सेंसस करेगी, सेंसस के बाद ही वो इलेक्शंस करेंगे. इलेक्शंस अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी तक हुंटा कह रही थी कि it's not peaceful enough to do the elections. But now the junta is saying after the census we'll do the elections if it is somewhat peaceful. So junta तो ये कह रही है, NUG इनकी बात नहीं मान रही है, कह रही है no, we want democracy, we want elections. My question is this, अगर democracy और elections भी आ गए, will you be able to keep all the communities, all the states together and happy? Because historically ये नहीं हो पाया है, even though constitution में provisions है. Number 2, अगर आप म्यांमार को बहुत क्लोजली पढ़ते हैं, आपको वहाँ पैटर्न्स दिखाई देने चालू होंगे. तो पैटर्न्स आर ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ द वेस्ट, स्पेसिफिकली ऑफ द US and Europe in Myanmar. अब the question should be, what is the footprint? Are they supporting NUG? Is that only the footprint? No. If, a lot of people who understand geopolitics will understand this in comparison to what happened in Africa. You are from there, so you will have an in-depth idea of how this works, Africa, maybe there was a lot of mining. That time there used to be, blood diamonds जो हम बोलते थे, उसकी politics होती थी. There were other elements also that were mined in Africa. But it was almost like जो भी rules and regulations West में apply होती हैं, वो Africa में apply नहीं होती थी. और ये जितने भी mining थे, dictators थे, all the people who were making money from these sort of businesses seem to have the West turn a blind eye to them. तो जो human rights violations वहाँ हो रहे थे, जो ecology खराब हो रही थी, जो environmental effects हो रहे थे, it didn't matter. सबसे बड़े diamond mines के producers were De Beers, right? मगर people would wear it with, De Beers diamonds were the best diamonds to wear in the world. So it didn't matter to the West what was the price that was being paid by Africa. And even today, jitna conflict wahan hai, jitne militia groups hai, jitne arms hai, you can trace it back to the exploitation of Africa. The same thing is happening in Myanmar today. This is the easiest way for me to draw a comparison or to explain to somebody
The same thing is happening in Myanmar. Myanmar mein there is again this thing, a problem of it's not a problem actually. They're blessed with heavy rare earth elements. They are blessed with critical earth materials, right? अब ये किस में यूज होती है? ये आपके ग्रीन ट्रांजिशन में यूज होती है, सोलर पैनल में यूज होती है, ईवीज में यूज होती है. अब इसका माइनिंग रैम्पेंट है. अब लोग कहेंगे माइनिंग कौन कर रहा है? पूछने को तो पीपल विल से अरे म्यांमार की मिलिशिया माइनिंग कर रही है, इलीगल माइनिंग कर रही है. दैट मे बी करेक्ट, मगर वो कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग टू चाइना. चाइना में 70% ऑफ द माइंड elements are being processed. Processing के बाद 90% of the heavy rare earth minerals are landing in the US. Wow. So, yeah. Now, the US has a great consumption because they have to finish their policy on transitioning to the, green transition का उनका ambition उन्हें खत्म करना है. They don't care कहाँ से खत्म कर रहे हैं. They don't care कि कहाँ से उनका वो फाउंडेशन बन रहा है टू गो इनटू ग्रीन ट्रांजिशन. वो म्यांमार से बन रहा है. सो एसोसिएटेड प्रेस न्यूज, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम, दे आर वेरी फेमस. उनने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी की थी. उस स्टडी का टाइटल था द सैक्रिफाइस जोन, बिकॉज दे सेड दैट द वेस्ट इज सैक्रिफाइसिंग म्यांमार फॉर इट्स ओन ग्रीन ट्रांजिशन गोल्स. So the politics of Myanmar, we have to understand. I am all for democracy, like most of us are. But democracy का मतलब क्या होता है इन जगहों में is something that we need to understand as well. कि इसके long term impacts इंडिया पे क्या होंगे, long term impacts हमारे नेबरहुड पे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पॉपुलेशंस जो इस साइड भी हैं इंडिया के, उस साइड भी हैं, उन पे क्या होएगा. सो एज मच एज आई सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड आई विश म्यांमार में डेमोक्रेसी आए वापस, द प्रॉब्लम इज कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कितनी इफेक्टिव होएगी, ये ऑलवेज एक क्वेश्चन रहेगा. उसका स्पिल ओवर, क्योंकि देखिए ये अब एक कोई ऐसा तो रहा नहीं है कि डेमोक्रेसी आएगी इमीडिएटली जिस दिन आई अगले दिन पीसफुल हो गया. क्योंकि इसमें एक और एलिमेंट है कि क्रिटिकल अर्थ मटेरियल्स का जो मैंने आपको सिचुएशन बताया है, क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स आर आल्सो नाउ मेकिंग देम अ लॉट ऑफ मनी. हु आर दे मेकिंग? हु इज मेकिंग द मनी? द मिलिशियाज आर मेकिंग द मनी. जब पैसा होता है आपके पास एबिलिटी होती है टू बाय सोफिस्टिकेटेड वेपनरी. जब पैसा होता है आपके पास वो एबिलिटी होती है टू बी एबल to be able to yield more money out of the illegal activities you're doing. For example, opium production की बातें. Just one second. बाहर कोई आया है? घंटी बजे. Sorry. So, if you look at the kind of money that they're making, जैसे मैंने opium production, we've heard about it in Manipur also, we've heard about it happening in Myanmar also. ओपियम प्रोडक्शन, लेट मी टेल यू, अफगानिस्तान में होता था. तालिबान के आने के बाद बिकॉज दे वांटेड वर्ल्ड एक्सेप्टेंस, उन्हें बैन कर दिया. तो ऑल द प्रोडक्शन मूव टू म्यांमार. म्यांमार में बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे हैव, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी उन्हें एम्प्लॉय किया है कि जो यील्ड हो रहा है, पॉपी कल्टिवेशन का जो यील्ड हो रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इज 4 times द अमाउंट देन इट यूज्ड टू बी बिफोर. क्वालिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि दैट द प्राइस हैज गॉन अप of the poppy. Now base materials भी हैं, base materials खरीदने की क्षमता भी है, तो उसके वजह से ये जो आपके स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा है, गोल्डन ट्रायंगल, a lot of the production of synthetic drugs is in Myanmar. Golden Triangle से it is dispersed across the world. Golden Triangle में guess what the amount is of what they produce? Methamphetamines they are producing to the worth of $40 billion. $40 billion. जैसे मैंने कहा 6 billion तो याबा पिल्स ही. याबा पिल्स होते हैं गायत्री, छोटे छोटे पिल्स. ये पार्टी पिल्स बोलते हैं. देखिए हमको तो पुराने ड्रग्स के बारे में पता होता था. द वर्ल्ड यूज्ड टू नो अबाउट हेरोइन एंड कोकेन एंड थिंग्स लाइक दैट.
Now drugs are also taking a very space efficient form. So heroin ke liye, for example, you needed apparatus, right? Or cocaine was too expensive. The Yava pill is a small pill, and it's called a party pill because a drug peddler can pick it up in his hand or put it in his pocket and go around in a club or in a party offering it to people. Uska cost hai between $1 to $5 per pill. It's affordable also, so it's not like the previously known expensive elite drugs as they were seen as. This is a very commonly consumable drug. और यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल से ये ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, जापान तक जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया तक जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स all sorts of other countries. So $40 billion is what the estimated cost is. And let me tell you something. UNODC कैसे calculate करती है is it only takes 10%. So जो वो आपको quantity बता रही है या cost बता रही है, United Nations Office for drugs assessment जो करते हैं ये लोग, जो इनके रिपोर्ट्स ईयरली निकलते हैं, सो जो भी क्वांटिटी या साइज या कॉस्ट बता रही है, दैट्स ओनली 10% बिकॉज दैट्स द वे दे calculate that it's only 10% of the drugs that is caught. So if let's say 6 billion Yaba pills or let's say 50,000 Yaba pills have been caught on the border of India, that means 10 times the amount is coming in. If we are assessing 40 billion, that means it could be a lot more than that. If not 10, 10 times more than that, it could be definitely more than that. These are assessments. Now, with this kind of money coming in, Gayatri, do you think there is any weapon that they can't buy? Do you think there is any geographical location that they cannot control, especially in a conflict-ridden area? And most importantly, do you think they want to go and do a 9 to 5 job now? So that's a hard work. 9 to 5 job is, I think, hats off to all the people who do it. It's really a good hard work with a clean heart and everything, with that middle class kind of a look. But I think that's the hardest thing to do. It's easy to buy weapons and do drugs. That's much easier. And 9 to 5 थोड़ी ना रहता है. You still get paid for 9 to 5, but it probably mean 9 to 9. And it's really commendable that in places like this also there are good, honest, hardworking people who, even when there is a lure like this, are willing to work so hard. We must appreciate all the honest people who are in this situation. But the fact of the matter is, this is the kind of business, this is the kind of critical earth mineral politics that is going on. Now, coming back to the West imprint in Myanmar and why it will impact India, is that it's a very, very irresponsible way of addressing issues in this country. आप तो कर रहे हो जो आप कर रहे हो. अब उनका एक कांग्रेस में रैटिफिकेशन है, यूएस का भी और यूरोपियन यूनियन का भी, कहते हुए हम कॉन्फ्लिक्ट जोन से हम कुछ नहीं खरीदेंगे. As you know, Africa में भी blood diamonds के against, it was suddenly called blood diamonds because there was a lobby saying हम conflict zone से diamonds नहीं खरीदेंगे. वो fashionable हो गया था. Same thing critical earth materials के ऊपर है that हम we will not buy from conflict zones. But ये ratification के अंदर नहीं है in both these Western in the European Union and in the US कि we won't buy from a second party. So this is the politics, Gayatri, and it is so sad because हमारे जैसे लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इनको समझते हैं इन बातों को, people they aren't listening and putting 2 and 2 dots together. We think Myanmar is just about democracy and not democracy. It's not about that. It's about the drugs. It's about the money. It's about Western powers. It's about it being the sacrifice zone. It's about being a land that is being sacrificed, honestly, for everybody else's demands for a better life. And that is going to prove very difficult for us because that means that आपका international interference होएगा म्यांमार में, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, is what I wish does not happen in Myanmar. Where in Bangladesh, the international interference has been such that allegedly there has been, an entire government that's been planted by them. Same thing, you remember in Afghanistan, the government was put in by the Americans. Eventually, what happened?
आप इमरान खान को पाकिस्तान में देखिए, he was also considered very close to the West. What happened to him? अच्छा, लोग कहते हैं नहीं मगर बड़े एजुकेटेड है। अरे भाई, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड से था। uh, Ashraf Ghani was also from an Ivy League. So if Mr. Yunus Khan has won the Nobel Prize, it means nothing because winning these prizes, being from Western universities, doesn't necessarily mean that you can control what is happening on the ground or be able to assess it or to be able to be a good mass leader. So this is what I don't wish. This is what I wish doesn't happen for Myanmar. Um, the fact that they've been called to India or there are representatives is not a bad thing. The reason it's not a bad thing is because India must engage with all stakeholders, whether it's the Chins. Chins are across our borders. We need to engage with them. If it's the Arakans, we need to engage with them, from Rakhine State. If it's, we need to engage with all the stakeholders as well as engage with the junta. So this was what I till now have said is about the West. But remember that there is China as well, right? China has a lot of assets in Myanmar. चाहे उनका शापशु पोर्ट हो, ऑयल गैस पाइपलाइंस हो, उनके बहुत सारे assets हैं. They've spent a lot of money. उनने भी सेम चीज किया गायत्री. They had a talk with the junta. They had negotiations with the Arakan army. They came to a conclusion that उनका शापशु पोर्ट construction and oil and gas and pipelines को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मिलिशिया ग्रुप्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे. उनके जितने ऑपरेटिव्स हैं ऑन ग्राउंड, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, उनको कोई हार्म नहीं करेगा in return for money. So China allegedly paid Arakan, also paid, also it has financial dealings with the junta and safeguarded its assets to the extent that a couple of months ago, 500 Chinese construction workers were allowed to go to the Shapshu port for further construction. So that is the kind of sort of interactions we must employ as well. Why should we stay behind? Why should we not engage with all parties, all stakeholders? Why should we not create confidence amongst them that we have nothing to do with your internal affairs, but we do want to have joint partnerships for a better, stronger, safer region? Why should this not be our agenda? So it's a good thing that they've done that. It doesn't mean at all under any circumstances that India is anti-junta. But any group that has influence on our borders, it is a very diplomatically mature move. It is also a very security lens se agar dekha jaye. It's a very apt move to make. So I don't think we should read much more into it. We should see it as a good move. But with China's influence, which is not a very easy influence, people give China too much of credit. कहते हो म्यांमार में China आ गई है, China is fueling fire in the northeast. That's not the case. The reason being is that the junta leadership does not get along with the Chinese leadership. Especially the senior general Min Aung Hlaing, who is leading the country now, has never had good relations with the leadership of China. There has always been deep mistrust. Number two, the general public on ground also views the Chinese suspiciously because they feel that हमको कहीं debt trap में ना फंसा दे, हमारा geographically, हमारे businesses ना take over कर दे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आप मैंडले जाते और मैंडले में you'd only see Burmese shops. After a while, you only saw Chinese shops, So this created public discontent. So it's not that easy for China to have a footprint there. Of course, assets सबके हैं. शापशु पोर्ट अगर चाइना का है, अभी दावे पोर्ट रशिया का, Myanmar has leased on its northeastern side. So Russia's come in. China is there. India has its Kaladan multimodal project, Sitwe port, trilateral highway. So हमारे को भी अपने assets preserve करने के लिए we need to have these interactions. We need to have interactions with all stakeholders. But all in all, if you were to ask my personal
opinion, Gayatri, civilians being militarized, which has now happened in Myanmar, is never a good idea. Drug poppy cultivation being so rampant is never a good idea. UNODC का advice था कि अरे poppy grow कर रहे हैं, give them coffee beans. अरे भाई, are they going to now start growing coffee when they are used to the kind of money that they are making? So these are fairy tale ideas. कोई ऐसे easily shift नहीं होएगा. There have to be long term policies. अब वो long term policies to employ in Myanmar, you need a stable government. वो NUG दे पाएगी कि नहीं is a question mark. वो junta दे पाएगी कि नहीं is also a question mark. NUG, we must also remember one of its ministers at the outset that they had chosen, because they have a cabinet in exile, was a Rohingya. So will NUG keep India's interests in mind if it forms government? These are questions we must ask ourselves. There are no easy answers to it. I believe that Myanmar will remain in a state of chaos, whether it's the NUG, whether it is the junta, because there are external factors now involved there, and because there is the kind of drug production and the kind of civilian militarization of the population. India has, especially the Northeast region, has a lot to think about, a lot to keep safeguard, and a lot of future security lens policies to be taken. Right. That was about Myanmar and the impact it will have on its borders. I think, I've taken a lot of time, but there is something very important, ARSA, role of ARSA going forward in Myanmar, because it's again, yeah. So how do you see See, it if we just, yeah, see a couple of things. I don't think. I think the ARSA problem that we'll have now is the problem, like I mentioned earlier, on the Tombro border and in uh, the Cox's Bazar. Um, and like I mentioned before, also it is problematic. The Rohingyas are problematic to us, but whether it depends entirely on what Western interference in Bangladesh will be. How will they be promoted? How the new interim government is going to uh, negotiate with them. It'll depend on a lot of factors. But if you were to simply ask me, I would say that this is a very, very precarious position. ये likely लेने की कोई बात है नहीं. इसको हमें continuously observe करना पड़ेगा. And the Rohingyas, कभी भी, you can have sympathy with how they're positioned, but just having sympathy doesn't mean that they should be allowed into the country. That would spell huge trouble. last question, and with that we'll wind up. No, second last question. Why not AFSPA? Why not AFSPA where? In Manipur. मणिपुर, हाँ, मणिपुर के अंदर AFSA वापस क्यों नहीं लेकर आ सकते? AFSA का कोई मतलब नहीं है. I think it's an old policy. The policy of AFSA was brought in by the British. Again, it was brought in by the British to be able to cull movements, nationalist movements, Quit India movement. So it's something that gives it gives ultimate power to the forces. If AFSA was so successful, एक तो AFSA का history जैसा है, especially in Manipur, it's a very contentious history. It's not acceptable to people. However, जो areas में है, वहाँ AFSA has not been able to utilize itself to the capabilities that, or the powers that it is armed with. तो दूसरे areas में लाने का क्या मतलब है? AFSA का ऐसा कुछ ज़्यादा, in my opinion, मतलब है नहीं. It's not that effective. Plus, there are chances that it could be violated. There could be problems. Plus, people don't want it. I think we've turned a corner in our security apparatus. I think there are many different ways. जो policy उस time पे ठीक थी, उसका मतलब ये नहीं अब ठीक है, क्योंकि जो लोग उस time पे थे वो same लोग नहीं है. So हमारा भी security strategy बदलते रहना चाहिए. I think मणिपुर का जो conflict है,
इसके एज यू नो वेरी वेल इसके हिस्टोरिकल लेगेसी इश्यूज हैं, राइवलरीज रही हैं, फॉल्ट लाइंस बने हैं, ब्रिटिश ने भी बनाए हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थे उनने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट यूज किया है, इससे भी ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है. You know, ऐसा नहीं है that the cookies have not been used against the Metis and the cookies have not been used against the Nagas. ये ब्रिटिश ने भी किया था, ये बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी एज इट्स सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी किया था. उसका नतीजा हम अब सहन कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वट एवर सेड एंड डन, मैतीज हमारे सिटीजन्स है, कुकीज भी हमारे सिटीजन्स हैं. जिनके साथ हमको प्रॉब्लम है वो है इलीगल सिटीजन्स, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स दैट आर कमिंग इन एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया डिफेंडिंग देम. उससे हमें प्रॉब्लम है. यू नो दे कैन बी लूजली कनेक्टेड टू यू. यू नो एक कोई एथनिक रिलेशनशिप हो सकता है, मगर in this day and age, the state primacy cannot be questioned. Nation and nationalism has to come first. वो ही एक तरीका है जहाँ आपको डेवलपमेंट मिलेगा, you know, where you will stay safe and the country will stay secure. और ये इनकम्बेंट हो जाता है बहुत जो कम्युनिटीज बॉर्डर पे रहती हैं, क्योंकि जो कम्युनिटीज बॉर्डर पे रहती हैं गायत्री, वही कम्युनिटीज हैं जो इंसर्जेंसी का बैकबोन तोड़ सकती है. हमारी आदत बन चुकी है कि हम कहें गवर्नमेंट करे सब कुछ. सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम कभी नहीं बात करते हैं. यू नो वी टॉक अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ करे इंडिया को. क्यों भाई? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. ऐसी बातें शुड ही बी टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स? ही हैज बिगर थिंग्स टू थिंक अबाउट. हमारे ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने घर के आसपास की जगह साफ रखें? द सेम वे when we talk about security, ये खाली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? कोई भी इंसर्जेंट बॉर्डर एरियाज के अंदर नहीं आ सकता है until and unless उसके पास सपोर्ट सिस्टम ना हो अक्रॉस द बॉर्डर. क्योंकि इंसर्जेंट कैसे आएगा? वो छुप के आएगा. वो ऐसे तो नहीं, नॉट जस्ट वॉक इन, यू नो, वो छुप छुप के आएगा, पोरस बॉर्डर्स के थ्रू आएगा. उसको टेरेन सबसे अच्छा पता है, क्योंकि वो ही इन एरियाज में हिस्टोरिकली रह रहे हैं, या तो उनका काम ये है, दे आर इंसर्जेंट्स, यू नो, सो दे नो दिस टेरेन वेल. उनको पता है कि लूप होल्स किधर है, वहां से वो अंदर आते हैं. कहीं ना कहीं रहने की जगह उनको चाहिए, खाने पीने की जगह उनको चाहिए, यू नो, अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, यू नो, वो सब इस साइड ऑफ द बॉर्डर है. अब जब कोई आपके गांव के थ्रू आता है, आपको पता है कि वो आपके गांव का नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ये बनती है कि आप उनको रेफ्यूज ना दें. चाहे वो आपको पैसे दें, चाहे वो आपके एथनिक रिलेशंस में आते हो या लिंग्विस्टिक रिलेशंस में आते हो. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी टुवर्ड्स द नेशन. क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो neither can the forces support you, neither will the people of the country support you. You will lose public perception. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. त्रिपुरा में एक इंसर्जेंट ग्रुप जो मैंने पहले मेंशन किया था, NLFT होता था. NLFT used to go on the other side of Bangladesh and train. It was the people who, the villagers who lived on the border of Tripura, who got fed up and told them, हम तो आपको अंदर नहीं आने देंगे, आप कुछ भी कर लो, you know. तो उनके बच्चे किडनैप करके ले गए. उन्होंने कहा रख लो, but we will not let you enter our country. This is called nationalism, this is called loyalty, and this is what is seen by people like us with great amount of pride. You know, that people like this exist in our country. Now tell me, what is preventing the communities on the borders of the Northeast from doing the same? We have great pride in those communities. They have stood up for this country many times before. अब क्यों बदल गए? क्योंकि गायत्री जमाना बदल गया है. इसमें पॉपुलेशंस रेडिकलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. यू नो, लाइक आई सेड, जियोपॉलिटिक्स, वेस्टर्न इंटरेस्ट, काउंटरिंग इंडिया. अब जो जैसे हम कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ है, it's not just to change the regime in Bangladesh. It's to be able to exploit Myanmar. And like people say, it's to be able to counter, have a base against China. But mind you, be under no dilemma that it is not to counter India as well. So the same way, on
the borders of the Northeast, we must understand that people are sensitive. ये जो हमने ट्राइबल कम्युनिटी के एक बाइफिकेशंस बना दिए हैं, राइट और रॉन्ग, दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम, मगर जो हमने ये बाइफिकेशन बना दिए हैं, अब if they're going to be as a homogeneous group on the border, then it's their responsibility to ensure that there is no support that comes from them. It is their responsibility to ensure that publicly also any sort of infiltration is condemned. And I think that has to be taken very seriously by the citizens of this country. Or the other solution is that our borders में जहाँ जहाँ problematic areas है, एक multicultural society बना दो. Let it not be controlled by one homogeneous group. This can be another point of view of looking at it. However, scheduled tribe areas may, it is difficult for non-tribals to buy land, to settle down. So, these are things that we have to think about very deeply. So, all in all, I'll say things like APSA and things like that are not very prudent in today's day and age. क्योंकि जैसे ही आप इतना हैवी हैंडेड हो गए किसी कम्युनिटी में, हमने मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा था कि ग्रुप्स भेज रहे थे अपनी अपील्स यूरोपियन यूनियन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यूएस को, चिट्ठियां भेजी हैं उनने कहते हुए हेल्प अस. यूरोपियन यूनियन ने कमेंट किया मणिपुर पे. ना तो वो कभी मणिपुर गए हैं, ना तो वो नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स समझते हैं, ना तो वो एथनिक ट्राइबल राइवलरी समझते हैं, ना तो हिस्ट्री जानते हैं, मगर उन्होंने कमेंट किया. यूरोपियन यूनियन ने तो पैसे भी भेजे हैं मणिपुर. सो जैसे ही आप हेवी हैंडेड होगे ना किसी भी कम्युनिटी में, आप सा जैसा कोई पॉलिसी लगाओगे, तो एक डेंजर रहता है कि कम्युनिटीज में एक सेंस ऑफ एलियनेशन और आ जाए अगेंस्ट द सेंटर. And by the center, I don't just mean the government in power today, but I mean the government in totality. कि the government of India is against us. ये इनका narrative चालू हो जाता है. Again, मैं ये बात कहूंगी गायत्री that this is not 100% of the communities. These are the radicalized factions within the communities. मगर the problem is जो rational लोग भी हैं communities में, उनको आवाज नहीं उठाने दिया जाता है, उनको अपील फॉर पीस नहीं करने दिया जाता है. अभी हमने मणिपुर में देखा है थाडो लीडर, कुकी थाडो लीडर, he got up and he said, I want to talk to the Meiteis about peace. I want to have a peace talk with the Meiteis. उसका घर जला दिया उसकी कम्युनिटी वालों ने. So radicalization या जो radical forms of groups है within communities, वो इतने powerful हो रहे हैं कि वो rational voices को नहीं उठने दे रहे. That is something that only as a society, if we condemn, if we voice our opinions against it, and if the communities voice their opinions against it, कि उनका थोड़ा demoralize होंगे ऐसी चीजें करते हुए. नहीं तो, it's becoming a civilian conflict. Right. Understand. Sure. Thank you so much. Rami, would you like to add something towards the concluding part of the session? Gayatri, you obviously work so hard on your media and, you do so many shows. I'm so impressed. So first of all, best of luck to you and thank you for having me on. But I would like to say this, and I'd like to say this very humbly because you have so much of viewership that's from across the world. So I'd like to say that Northeast should not only be looked at from the spectrum or the lens of security and insurgency or conflict like we have seen in Manipur. Northeast has a lot to offer. Northeast should not be something that should come in our debates खाली जब conflict आए. Other times पे भी हमें Northeast के बारे में बात करना चाहिए. Whether it's their economic development, whether it's the uniqueness of tribal communities, whether it's the question of the flora and fauna there, how the Northeast can be uplifted in the sense of where psychologically, economically, geographically, politically, they are as stable as any other part of the country. On the contrary, I think there has to be a concerted effort to understand the Northeast state-wise, not just as a region. जैसे हम South India के बारे में नहीं बात करते हैं as a region, वैसे Northeast के बारे में भी नहीं बात करना चाहिए because हर state में एक unique culture है, language है, communities है. So we should understand our country more. We should understand it to a point where
हम कोई गलत नैरेटिव ना स्पिन करें। मैंने ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में एक यूनिक चीज देखी है कि जो लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कभी पढ़ाई नहीं की है, वो अब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो, आप कहो, ये बस ओपिनियन है, दिस इज नॉट अ स्कॉलरली assessment. That's fine, you can have an opinion. But remember one thing, it's not an easy place to understand it in depth, have that commitment and then speak about it, because क्या होता है इससे conflict time में fault lines बढ़ जाते हैं. So I think we need to be very responsible with our narratives on the Northeast. I think people who don't have an expertise should refrain from commenting on it, or at least trying to. I've heard a lot of people say, oh, China आ गया है, US आ गया है. अगला क्वेश्चन पूछो कैसे आया, वो नहीं समझा पाते. So let's not fear monger. अगर प्रॉब्लम है, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे. पहले जब कुकी नागा फाइट हुआ था, 9 साल चला था. ये तो अभी पिछले 1 साल में रेट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बहुत ही ज्यादा कम हुआ है. ड्रोन अटैक्स हुए हैं, वो एक रैंडम अटैक्स थे. आई मीन रैंडम इन द सेंस दैट अनयूजुअल अटैक्स थे, तो इट ग्रास्प्ड आवर इमेजिनेशन वंस अगेन. मगर जब पीस चल रहा था, तब तो हमने बात नहीं की पीस के बारे में. So I think it's very important that we constantly keep following the Northeast, that we keep trying to understand it better and better and better. And I say this to my friends in the Northeast as well, कि ये जो narrative है कि आप लोग हमको कहते हो the rest of India, mainland India, कि आप स्टेक होल्डर नहीं हो, ये सब नहीं कहना चाहिए, because it's all two ways, no? You become familiar with everybody else will become familiar with you. मैं काफी अपने नॉर्थ ईस्टर्नर्स से, जब वो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो कंप्लेन करना चालू करते हैं, यू गाइस डोंट केयर अबाउट अस. आई सेड, कभी भी किसी भी चैनल पे 92 डेज स्ट्रेट कवरेज नहीं हुआ है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का. दैट इज हाउ इन्वेस्टेड दिस कंट्री वाज. How many of you have commented on what has happened in Jammu and Kashmir in terms of the terrorist attack? None. So I think it's a two-way thing. We have to be sensitive to other people's sensibilities. Other people have to be sensitive to our sensibilities. We have to get away from this narrative of them versus us versus them. It is one country. And jahan India ki territory ka sawal hai, wahan nobody can be exempted from worrying about the territorial integrity of this country. Nobody can be exempted from commenting knowledgeable commentary on the situation, so therefore we need to be a lot more magnanimous than we have been. And with that, I'd like to say thank you, Gayatri, for giving me this opportunity to talk about the Northeast. Thank you so much, Rami, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, Rami is a very big author and a very big writer. I think you should subscribe to her. She also has a channel. I will put the link of the channel in the description box and the chat box. Please like, subscribe, and share her channel also. She's putting up very bold voices there and trying the integration, as we say. North, south, east, west. We are all trying for that. Unity only survives. They say when the winter comes, lone wolf dies, but the pack survives. Well Right? said. So with that thought, thank you once again. जय हिंद, जय श्री राम. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है. इसी के साथ जय हिंद.